तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे क्या डेट से जो कंपनी अपने आप को फाइनेंस करती है क्या वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। करंट कंपनी को जो अपने आप को डेट फाइनेंसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज़ के पास दो तरीके होते हैं अपने आप को फाइनेंस करने को। ठीक है, एक तो ये जो है वो शेयर्स इशू करके अपने आप को फाइनेंस कर सकती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्विटी फाइनेंसिंग। और दूसरा कंपनी ये कर सकती है कि वो अपने बैंक से लोन ले ले या बॉन्ड्स इशू कर ले। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, अब डेट क्या होता है, बेसिकली उधार लेकर अपने आप की जो फुलफिलमेंट है या जो भी एसेट्स वगैरह ख़रीदने हैं या जो भी चीज़ लेनी है, कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से फाइनेंस होंगे, उसके दो तरीके ही हैं। ठीक है, या तो डेट से वो हो सकते हैं, किसी से उधार लेकर आप ले आ सकते हो पैसे, या तो फिर आप जो एक्विटी इशू करके ले आ सकते हो। चूँकि ठीक है, एक्विटी यानी कि जो कि ओनर्स का अपना पैसा होता है। ठीक है, और कंपनी की सूरत में या जो जॉइंट कॉरपोरेशन या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि पब्लिकली लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए ओनर्स एक्विटी क्या है, स्टॉक होल्डर्स एक्विटी। ठीक है, यानी कि स्टॉक होल्डर्स का पैसा। तो आज की इस वीडियो में हमारी सोल डिस्कशन रहेगी कि क्या डेट फाइनेंसिंग बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है। तो देखो, डेट फाइनेंसिंग करने से कुछ एडवांटेजेस हासिल होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हासिल होते हैं। ठीक है, बेसिकली जिस तरीके से हर चीज़ का एक ट्रेड ऑफ होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ट्रेड ऑफ है। ठीक है, ये कुछ सिचुएशन में यूज़फुल साबित होती है और कुछ सिचुएशन में जो है वो काफ़ी बहुत ही मतलब पेनफुल रहती है हमारे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स के लिए और ओवरऑल कंपनी के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सबसे पहले फ़वायदे क्या हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई इट इज़ गुड। ठीक है, ये क्यों एक कंपनी के लिए अच्छी रहती है। तो बेसिकली डेट से क्या होता है कि एक तरीके से कंपनी के पास टैक्स शील्ड क्रिएट करनी हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि डेट लेती हैं उनको टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दोज कंपनीज जो कि फुली एक्विटी से फाइनेंस्ड होती हैं। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आपके पास दो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट है जो कि सोली इक्विटी बेस्ड है। यानी कि एक कंपनी ए की, लेट्स सपोज की कंपनी ए की इनकम स्टेटमेंट है, कंपनी बी की इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब कंपनी ए की जो इनकम स्टेटमेंट है वो फुली इक्विटी बेस्ड फाइनेंस्ड है, यानी कि उन लोगों ने डेट नहीं लिया, डेट से फाइनेंसिंग नहीं की है। जबकि कंपनी बी है, उन्होंने कुछ पोर्शन डेट का लिया है अपने ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में, और कुछ पोर्शन जो है उन्होंने एक्विटी का लिया है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑल। तो यहाँ पर देखें कि दोनों की जो सेल्स है बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऐसी कंपनी जो कि डेट से फाइनेंस हुई है उसकी भी सेम सेल्स है, और ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ एक्विटी से फाइनेंस हुई है। ठीक है, डेट से फाइनेंस हुई यानी कि सिर्फ डेट से फाइनेंस नहीं हुई है, थोड़ा बहुत पोर्शन एक्विटी का भी है। ठीक है, कि कोई भी कंपनी जो है अपने आप को फुली डेट से फाइनेंस नहीं करती, थोड़ी बहुत उनको एक्विटी पोर्शन रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो दोनों की जो सेल्स है बिल्कुल सेम है। ठीक है, इनकी भी 100 रुपीज़ की सेल्स है, इनकी भी 100 रुपीज़ की सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर यहाँ पे आप देखें तो वो भी सेम है। ठीक है, 30 रुपीज़ का इनका भी है, 30 रुपीज़ का इनका भी है। इवन ग्रॉस प्रॉफिट तक सेम है। ठीक है, इनको भी ग्रॉस प्रॉफिट है, इनको भी ग्रॉस प्रॉफिट 70 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी सेम है, इनको भी 40 रुपये के पड़ रहे हैं और इनको भी 40 रुपये के हो रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस जो इनकी आई है वो कितनी आई है, 30 रुपीज़। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द कंपनी पी। ठीक है, इनको भी जो है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस जो है वो 30 रुपीज़ की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है जो डेट से फाइनेंस हुआ है उनको जो है क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस देना पड़ता है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कहीं से वो कंपनी उधार लेती है तो उस उधार पर इंटरेस्ट भी तो पेमेंट होगी ना उसकी, तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। ठीक है, और टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है यानी कि ये जो है प्रॉफिट में से कटता है, उसके बाद उस प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो तो ये कंपनी जो ए है उसके पास कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ना होने की सूरत में इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने डेट नहीं लिए। ठीक है, क्योंकि डेट नहीं लिए तो तभी तो इनको सूद नहीं भरने पड़ा ना। तो देखो यहाँ पे जो इनका 30 रुपीज़ का जो अर्निंग्स हुई उसी अर्निंग पे ही उनको प्रॉफिट लगा, टैक्स लगा, सॉरी टैक्स लगा। ठीक है, कितने परसेंट का, 40% का। टैक्स रेट दोनों पे के दोनों कंपनी का सेम है, इसका भी 40 है उसका भी 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि देखो जब इसको जो 30% आई मीन 40% टैक्स लगा 30 रुपीज़ पे, तो इसका टैक्स जो ओवरऑल कितने का कटा, 12 रुपये का। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया, चूँकि EBIT में से इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ तो इनका जो ओवरऑल अर्निंग बिफोर टैक्सेस की जो अमाउंट है वो 20 रुपीज़ आया। अब 30 रुपीज़ नहीं, उनकी जो 30 रुपीज़ थी इनकी 20 रुपीज़ आ गई। अब इन पे जो 40% टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, 20 रुपीज़ पे, ना कि
30 रुपीज़ पे, ठीक है। तो जब इनके पास जो ओवरऑल टैक्स जो है 40% 20 रुपीज़ पे लगा, तो यानी कि इनको टोटल टैक्स जो देना पड़ा वो 8 रुपये देना पड़ा। अब देखो यहाँ पे जो है एक तरह से टैक्स शील्ड क्रिएट हो गई, टैक्स शील्ड क्रिएट हो गई, मतलब कि अब इनको जो है टैक्स कम देना पड़ा, और जबकि कंपनी ए है जो कि फुली इक्विटी बेस्ड फाइनेंस है, उनको टैक्स ज़्यादा रुपये देना पड़ रहा है, जबकि टैक्स रेट बिल्कुल सेम है। गवर्नमेंट ने दोनों पे सेम टैक्स लागू किए हुए हैं, लेकिन जो डेट लिए हुए जिस कंपनी ने, उसको टैक्स कम देना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट एक्सपेंस एक उनके पास एक एडिशनल एक्सपेंस आ गया है जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और इसी तरीके से इक्विटी के पास जो है वो जो सिर्फ कंपनी ए है, उसके पास कोई एडिशनल सच एक्सपेंस नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह, तो उनको टैक्स जो है वो पूरा भरना पड़ रहा है। उनका नेट प्रॉफिट 18 है, उनका नेट प्रॉफिट 12 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यही नहीं, अब जाहिर सी बात है इनका अब ये आप कहोगे कि प्रॉफिट भी तो जो है इसका कम आ रहा है और उसका ज़्यादा आ रहा है। तो देखो बात ये है कि जो इक्विटी बेस्ड फाइनेंस है उनको आगे जाके डिविडेंड भी देने होंगे, ठीक है। लेकिन वैसे तो ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो डिविडेंड दे ना दे, लेकिन मोस्टली कंपनीज देती हैं, ठीक है। अब उनको जब डिविडेंड देने पड़ेंगे, तो उनके जो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर हैं, यानी कि जो जिनके शेयर मतलब जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं इनको, वो ज़्यादा होंगे, यानी कि इनको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दी कंपनी बी, क्योंकि कंपनी बी ने जो है वो आधा अपने आप को डेट से फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है। तो उनको जो है वो उनके जो फ्री फ्लोट जो शेयर्स होते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिसको हम कहते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो कम होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी कंपनी ए, ठीक है। तो इनको जो डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ आती है वो ये कि डिविडेंड जो होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप डिविडेंड को उनके शेयर होल्डर्स तक पहुँचाते हो, तो आपको टैक्स डिडक्ट करके देने पड़ते हैं, ठीक है। डिविडेंड जो है मोस्टली डिविडेंड वारंट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर वैसे तो पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हैं तो आपको जो है वो 30% तक का टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये टैक्स का जो इफेक्ट है वो कंपनीज़ के ऊपर नहीं आता, बल्कि शेयर होल्डर्स के ऊपर आता है, ठीक है। तो एक तरीके से एक बेनिफिट डेट का ये होता है कि आपको टैक्स शील्ड मिल जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये डिसिप्लिन ऐड कर देता है मैनेजमेंट में। इफ़ देयर इज़ नो डेट मीन्स नो इंटरेस्ट पेमेंट एंड इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनी वेदर टू गिव डिविडेंड और नॉट, ठीक है। ये तो कंपनी के ऊपर, कंपनी की पॉलिसी या डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर होता है कि वो कितना डिविडेंड इशू करती है या डिविडेंड देती भी है नहीं देती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड उनको मिलता है जो कि स्टॉक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। और उनका जो है रेजिडुअल क्लेम होता है, फिक्स्ड क्लेम नहीं होता। जबकि जो डेट बॉन्ड होल्डर होता है उनका फिक्स्ड क्लेम होता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। फिक्स्ड क्लेम होता है यानी कि कंपनी को जो है उनको फिक्स्ड पेमेंट इंटरेस्ट की कैसे भी करके करनी होती है, ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट की पेमेंट मिस कर देते हैं, नहीं कर पाती कंपनी, तो उसका मतलब कि कंपनी आगे जाके बैंकरप्सी फेस कर सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट की पेमेंट करना उनको लाजमी होता है, ठीक है। तो जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनका फिक्स्ड क्लेम होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द रेजिडुअल क्लेम नॉट अ फिक्स वन। सो मैनेजर आफ्टर अचीविंग वन लिटिल सक्सेस, जब मैनेजर को जो छोटी सी सक्सेस हो जाती है, दे टेंड्स टू बिकेम सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या हो जाता है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई हाँ भाई हमने इस साल जो है प्रॉफिट किया, ठीक है। एज द लिटिल प्रॉफिट इज कमिंग एंड दे आर गेटिंग देयर फुल सैलरी, क्योंकि मैनेजमेंट और ओनर्स काफ़ी मतलब अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैनेजर्स ओनर्स नहीं होते हैं और ओनर्स मैनेजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सेपरेट एंटिटी होती है एक कंपनी या एक लिस्टेड पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो उनको जो अपनी पूरी सैलरी मिल रही होती है, इवन अगर कंपनी जो है लॉसेस में भी क्यों ना जा रही हो, ठीक है। स्टॉक होल्डर्स को ये नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस मेक्स देम इनएफिशिएंट, ठीक है। और इसकी वजह से वो लोग इनएफिशिएंट हो जाते हैं एंड दे मेक पुअर इन्वेस्टिंग डिसीजंस वेयर द रिटर्न्स आर टेंड्स टू बी लो, ठीक है। रिटर्न यहाँ पे जो रिटर्न्स जो हैं वो लो होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे लेट्स सपोज के कोई एक दो मैनेजर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब उनको पता है कि उनको कोई भी डेट वगैरह उन लोगों ने नहीं लिया हो तो कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट उनको नहीं करनी है। डिविडेंड अगर प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड देंगे, नहीं होता है तो नहीं देंगे, ठीक है। और उनको अपनी सैलरी पूरी मिलेगी, तो जिसका मतलब है कि इनको फुल चिल माहौल होता है और वो फुल चिल माहौल में एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। उनको जो है ये टेंशन नहीं होती कि हम जो मिनिमम रिटर्न कमाएं ताकि हम जो अपने इन्वेस्टर्स को दे सकें पैसा, ठीक है।
या हमें कोई एक ऐसा क्लेम है या एक ऐसा फिक्स्ड एक्सपेंस है जो हमें कैसे भी करके करना है, या कैसे भी करके उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए इतने पैसे तक कमाने हैं, ठीक है। तो उनको ये सब जिम्मेदारियां नहीं होती, तो उनका चिल सीन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब डेट आ जाता है कंपनी के अंदर, तो उनको पता होता है कि भाई इतना कमाना है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जितने पैसे हो जाएँ, ठीक है। यानी कि इतना कमा लें कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हम पूरा कर पाएँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक तरीके से उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है मैनेजर्स के ऊपर कि वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे साउंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस लें जिनसे रिटर्न अच्छा आ जाए, और ताकि वो अपनी इंटरेस्ट की अदायगी कर सकें, ठीक है। With the presence of debt in their capital structure reminds them that they have to make enough to cover their interest payments. Defaulting on that would result in loss of job और बैंकरप्सी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो इतने साउंड डिसीजंस नहीं ले पाते मैनेजर्स, तो उसका मतलब यही होगा कि मैनेजर्स कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो मैनेजर्स सब कैपेबल नहीं होंगे तो बोर्ड जो है वो मैनेजर्स को फायर कर देगा, निकाल देगा जॉब से। तो जिसके वजह से मैनेजर के ऊपर ये प्रेशर बना रहेगा, ये डंडा मतलब उसको ये लगा हुआ होगा कि उसको कैसे भी करके जो है इतने पैसे कमाने हैं या इतनी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि वो इंटरेस्ट की पेमेंट, इंटरेस्ट की अदायगी हो सके, ठीक है। कि डिविडेंड का तो ये सीन होता है कि कंपनी दे ना दे मर्जी है, ठीक है, कंपनी की, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट उनको हर हाल में करनी होती है। तो जिसके वजह से क्या करते हैं, डिसिप्लिन एडप्ट कर देता है कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो डेट के दो ये फ़ायदे होते हैं, एक टैक्स शील्ड है, दूसरा डिसिप्लिन एडप्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है, बैंकरप्सी कॉस्ट, यानी कि डेट लेने से आपकी कंपनी की जो बैंकरप्सी होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। किस तरीके से बढ़ते हैं, देखिए ये इनकम स्टेटमेंट है किसी कंपनी की जिसने जो है वो इस साल सेल्स कम की हैं, ठीक है। अगर एक एक ऐसी कंपनी होती है जो इसकी जो बेस इक्विटी बेस्ड है काफ़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि उन लोगों ने कोई डेट नहीं लिया होता, कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी होती, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि वो लॉस में भी क्यों ना जाए, ठीक है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी बैंकरप्सी नहीं होती, ठीक है। लेकिन ऐसी कंपनी जो कि डेट लिया हुआ है उन लोगों ने, तो उनके पास एक तरीके से बैंकरप्सी को हिट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, देखो सेल्स लेट्स सपोज के 100 रुपये से कम हो गई, 40 रुपये तक की हो गई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20 रुपीज़ का आया, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज़ का, ठीक है। जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आता है, ठीक है। और सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगे, आई मीन एक्सपेंसेस लगे कितनी, 15 रुपीज़ की, ठीक है। EBIT आ गया आपका 5 रुपीज़ का। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये नहीं होता है कि भाई इस दफ़ा बिज़नेस कम हुआ है तो आप जो है वो इस दफ़ा आपने प्रोडक्शन कम की तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है या जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी कम रहेगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी आपकी कम लगेगी क्योंकि आपने सेल्स कम की, ठीक है। सेल्स के साथ साथ ये जो कॉस्ट कम हो जाती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो वेरिएबल कॉस्ट वो ये भी होती है जो कि सेल्स के साथ बढ़ जाए, ठीक है। जो कि मतलब समझें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। सेल्स के बढ़ने से आपकी वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट या एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएँ और सेल्स के घटने से ये एक्सपेंसेस भी घट जाएँ, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट जो एक्सपेंस होता है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका उतना ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है, फिर चाहे आप प्रॉफिट करो ना करो। तो जिसकी वजह से आप देखो कि इनको अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होता तो इनको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हाथों के हाथ होना था, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से ये लॉस में चले गए, कितने से, 5 रुपीज़ के लॉस में चले गए, ठीक है। और उनको टैक्सेस की यहाँ पे जो एक तरीके से वो मिल गई बेनिफिट, ठीक है, 2 रुपये, क्योंकि माइनस में ये कैलकुलेट हुआ और ये 20 मल्टीप्लाई 40 नहीं हो रहा है बाय द वे, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 40% हो रहा है। तो इनके जो नेट लॉस आ गया वो -3 हो गए, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है एक तरीके से मतलब किस तरीके से बैंकरप्सी होने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। तो एक तरीके से ये इसलिए भी बुरा होता है डेट लेना कि बैंकरप्सी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा कि एजेंसी कॉस्ट आ जाती है। प्रिंसिपल वो बंदा होता है जिसने पैसे दिए होते हैं, ठीक है, पैसे मतलब लैंड किए होते हैं, ये इसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, ठीक है। एजेंट वो बंदा होता है जिसको पैसे मिले हुए होते हैं और वो जो है वो कंपनी की ओनर्स के बिहाफ पे डिसीजंस ले रहा होता है, ठीक है। अब एजेंसी कॉस्ट ये कॉस्ट होती है कि जो आपका एजेंट है उसके दिमाग में कुछ डिफरेंट हो और आपके दिमाग में कुछ डिफरेंट हो, यानी कि आप सोच रहे हो कि भाई बिज़नेस को यहाँ ऐसे बिज़नेस को जो लो रिस्क चीज़ों पे पैसे लगाने चाहिए ताकि मेरा पैसा डूब ना जाए। एज अ लैंडर आई एम कंसर्न अबाउट माई मनी, ठीक है। तो मैं मतलब इस चीज़ से कंसर्न हूँ कि मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। जबकि जो अंदर जो मैनेजर बैठा हुआ है वो इस चीज़ से कंसर्न है कि मैं कोई जल्दी से अच्छा खासा रिटर्न कमाऊँ और स्टॉक होल्डर्स को भी पैसे दूँ, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, मैनेजर जो सोच रहा है कि मैं कोई लो रिस्क चीज़ पे पैसा लगाऊँ, ठीक है।
मतलब हाई रिस्क चीज़ पे पैसा लगाऊं ताकि मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले, ठीक है। वो कहते हैं ना, मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न, ठीक है। तो वो सोच रहा था कि मैं कोई ऐसी जगह पे लगाऊं कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो और रिटर्न भी ज़्यादा मिले, ठीक है। जबकि लैंडर सोच रहा है कि भाई कोई ऐसी चीज़ पे, ऐसी जगह पे पैसा लगाया जाए जहाँ पे रिस्क कम हो और मेरा पैसा जो है सिक्योर हो, ठीक है। तो ये क्या, इन दोनों के बीच में जो है एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी एक कॉस्ट होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एजेंसी कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो प्रिंसिपल यानी जो लैंडर है उसके लिए एक रिस्क बढ़ गया, ठीक है। तो लैंडर बोलेगा कि भाई आप तो, मैंने तो इन चीज़ों के लिए मैंने सोचा था कि मैं आपको लैंड करूँगा पैसे, तो आप इन चीज़ों पे पैसा लगाओगे जो कि इतनी ज़्यादा रिस्की नहीं है, ठीक है। लेकिन आप तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज़्यादा मिलना चाहिए। द मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल या जो बंदा है जिसने लैंडर है, जिसने मैनेजर्स को या कंपनी में पैसा दिया है, लैंड किया है, वो बोलेगा कि अब मुझे इंटरेस्ट बढ़ा कर दो क्योंकि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि पैसा जो आप लगा रहे हो जहाँ पे रिस्क लेकर, वो आपका खुद का पैसा नहीं, मेरा लैंड किया हुआ पैसा है, तो मुझे मेरा पूरा हक बनता है कि मैं ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ पे ज़्यादा रिटर्न लूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा एजेंट से, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे शो होने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। फिर आता है आखिरी बुरी चीज़, वो ये कि लॉस ऑफ फ्यूचर डेट फाइनेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब कि वो फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। व्हेन अ फर्म फाइनेंस इटसेल्फ फ्रॉम डेट इन द अर्लियर ऑफ देयर डेज एंड देयर डेट टू एक्विटी रेशियो बिकेम मोर देन 1, ठीक है। डेट टू एक्विटी रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, जब आप कंपनी के टोटल डेट्स को डिवाइड कर देते हो उनकी एक्विटी से, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका डेट टू एक्विटी रेशियो, यानी कि आपका डेट कितना है आपकी एक्विटी के मुकाबले में, ठीक है। तो ये बता रहा होता है कि कंपनी कितनी लेवरेज्ड है, ठीक है। अगर कंपनी हाईली लेवरेज्ड होती है तो आगे उनको और ज़्यादा डेट नहीं मिलता, ठीक है। बैंक वाले देखते हैं कि भाई कंपनी के पास ऑलरेडी कितना उधार पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा उधार लिया हुआ है और उसकी अदायगी नहीं की तो कोई भी आगे से उसको और ज़्यादा लोन नहीं देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी डेट से फाइनेंस हुई हुई होती है और कल को आपको पैसों की नीड होती है तो आप और ज़्यादा लोन नहीं ले सकते क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोन में हो, क्योंकि बैंक जो हैं वो डेट कवरेज रेशियो देख रही होती हैं कि कितनी जल्दी कवर कर पाएगी, ठीक है। इसके अलावा वो जो है फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो देख रही होती है, डेट टू इक्विटी रेशियो देख रही होती है डेट देने से पहले, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वो देख रहे होते हैं कि इनकी प्रॉफिट इतनी है या इतनी प्रॉफिटेबल हैं कि वो अपना एटलीस्ट इंटरेस्ट कवर कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट कवर नहीं कर पाते हैं, तब प्रॉफिट नहीं जनरेट करते हैं, तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली आगे जाके उनकी जो गोइंग कंसेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उनकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 1 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 से कम आना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो उसका मतलब कि वो उनका जो लेवरेज है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टाइम्स लाइक 1.8 और 1.5, ठीक है। दिस मीन दैट द बिजनेस हैज़ मोर डेट्स देन व्हाट इट ओरिजिनली ओन्स, ठीक है। इट सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो वो ओ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है बनस्बत उसकी जो वो ओन करते हैं, ठीक है। ओ करना यानी कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आई ओ यू, यानी कि मैं जो मुझे जो है आपका जो है मुझ पर उधार है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो मैं ओन करता हूँ यानी कि वो मेरी चीज़ें हैं, ठीक है। सो इसको पहले मैं रेस कर देता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। तो ये कह रहा है डेट देन व्हाट इट ओरिजिनली ओन्स, in simple words they are owing more than what they own and this makes them highly leveraged, ठीक है। and thus they lost their ability to finance themselves with debt in future until unless the debt to ratio gets lower, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो वो कम डेट लें, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो को मेंटेन करके रखें ताकि फ्यूचर में भी लोग जो है उनको वो ज़्यादा लोन दे सकें, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि डेट के क्या क्या फ़वाद होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, क्यों डेट बहुत बुरी चीज़ है और कैसे डेट जो है वो एक अच्छी चीज़ बन सकती है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।